हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स जानेंगे। इस लेक्चर में टोटल इंट्रोडक्शन कि क्या है ऑटोमेशन और क्यों हमें इसकी जरूरत है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। आज जो डिस्कशन टॉपिक्स हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कि जो फर्स्ट टॉपिक है कि क्या है ऑटोमेशन। दूसरा हम प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में जानते हैं। तीसरा है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन। फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेशन। देन ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन सिस्टम मीन्स हम प्रोडक्शन सिस्टम में ऑटोमेशन क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। एप्लीकेशंस क्या है ऑटोमेशन के, और ऑटोमेशन सिस्टम जो है, ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, क्या हिरारकी है इसका। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो ऑटोमेशन में इस्तेमाल की जाती है। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे वन बाय वन। तो जो पहला टॉपिक है हमारा कि क्या है ऑटोमेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जाने और किसी भी चीज को जानने के लिए ये नहीं होता कि हम कहीं और से कोई डेफिनेशन जो है इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट नहीं करना होता हमें, हमें उस टॉपिक को समझना होता है। ठीक है, तो और डेफिनेशन जानने के लिए हमें किसी भी टर्म को बहुत गौर से समझना होता है, देखना होता है। तो ऑटोमेशन को जब मैं बहुत गौर से देखता हूँ तो मुझे दो अलग अलग वर्ड्स नजर आते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑटो एंड सेकेंड वन इज मेसन। ठीक है, और अगर इन दोनों के मीनिंग क्लियर हो जाए तो शायद मैं बेहतर वे में ऑटोमेशन को समझ पाता हूँ। जो ऑटो वर्ड है, इसका मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ मीन्स स्वतः, अपने आप। ठीक है, और मेसन जो है वो एक ग्रीक वर्ड मेटोस से आया है जिसका मतलब है मूव, टू मूव, टू रन, टू एक्ट। ठीक है, तो ये सेल्फ दिख गया मुझे, और टू मूव। और मुझे ये पता है कि ऑटोमेशन क्या है, एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है। तो एक ऐसा सिस्टम जो सेल्फ मूविंग, एक ऐसा टेक्निक जो सेल्फ इम्प्लीमेंटेड हो, सेल्फ ड्रिवन हो, उसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑटोमेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि द वर्ड ऑटोमेशन गिव्स द मीनिंग सेल्फ डिक्टेटिंग, और ए मैकेनिज्म मूव बाय इटसेल्फ, ए टेक्निक मूव बाय इटसेल्फ इज नोन एज ऑटोमेशन। ठीक है, अब जब ऑटोमेशन को मैं समझ जाता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि एक वर्ड है जो लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन तो ये है कि जो सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस है, सेल्फ वर्किंग प्रोसेस है, सेल्फ मूविंग प्रोसेस है, सेल्फ एक्टिंग प्रोसेस है। बट ये प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है। जब भी इस दुनिया में कोई भी काम होता है तो दो तरीके के प्रोसेसेस पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड वर्किंग प्रोसेस, जैसे आपका बॉयलर प्रोसेस है, आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, ये जो वर्किंग प्रोसेस जैसे लिफ्ट है, एस्केलेटर है, ये क्या है, वर्किंग प्रोसेस है। इन्हें हम एप्लीकेशंस भी बोलते हैं कि ये ऑटोमेशन के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, बट इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए पैरेलली एक दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, दैट इज नोन एज कंट्रोल प्रोसेस। ये जो हम लोग सुनते हैं कि पीएलसी है, स्कैडा है, डीसीएस है, एचएमआई है, वीएफडीज हैं, इनके पैनल्स और इनके थ्रू जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, दैट इज नोन एज कंट्रोल प्रोसेस। और ये जो ऑटोमेशन है, ये कंट्रोल प्रोसेस ही होता है, जो किसी भी दूसरे वर्किंग प्रोसेस के साथ, किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के साथ अटैच्ड होता है। और ये जिस प्रोसेस के साथ अटैच्ड होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन। मीन्स अगर मान लो कोई कहता है मुझे कि बॉयलर ऑटोमेशन, उसका मतलब क्या है। बॉयलर ऑटोमेशन मीन्स कि बॉयलर एक वर्किंग प्रोसेस है और उसकी कंट्रोलिंग हम ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने कहा लिफ्ट ऑटोमेशन, तो आज से पहले अगर कोई मुझे कहता है कि लिफ्ट ऑटोमेशन, तो मैं क्या समझता कि लिफ्ट एक वर्किंग प्रोसेस है जिसकी कंट्रोलिंग ऑटोमेशन के थ्रू हो रही है। ठीक है, आज से पहले कोई कहता तो मैं ये समझता कि लिफ्ट एक ऑटोमेशन प्रोसेस है, बट आज मैं क्या कहूंगा कि लिफ्ट एक वर्किंग प्रोसेस है और इसकी कंट्रोलिंग जो है वो ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू हो रही है। तो किसी भी प्रोसेस के नेम के साथ अगर आप ऑटोमेशन वर्ड जोड़ते हो, उसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस जो है वो वर्किंग प्रोसेस है और उसकी कंट्रोलिंग आप ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, देन ये सेम चीजें हैं कि जैसे बॉयलर ऑटोमेशन है, आपका होम ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, ये सब आपके प्रोसेस ऑटोमेशन है। ठीक है,
अब हम डेफिनेशन की बात करें कि अब इतना डिस्कशन हो गया कि प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है। हाँ, ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन प्रोसेस क्या है। देन अब किसी ने पूछा, मैं इंटरव्यू देने गया कि भाई आप बताइए कि क्या है। तो इतना डिस्कशन में क्लियर हो गया कि ऑटोमेशन क्या है, जस्ट द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो क्या करे, किसी भी प्रोसेस को सिक्योरली एग्जीक्यूट करा सके। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है, आप देख सकते हो कि ऑटोमेशन रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ पर्सनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कैन अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द सेफ, सिक्योर एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और ये क्या है, किसके थ्रू एग्जीक्यूट होता है, कि कोई प्रोसेस मेरा सेफ एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए कंट्रोल सिस्टम की जरूरत है। और कंट्रोल सिस्टम क्या है, दैट्स द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड software. So automation is a use of control system such as computer or robots or information technologies for handling different processes and machinery to replace a human being. कि अब जो ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू वर्क हो रहे थे, ऑपरेटर्स के थ्रू काम हो रहे थे, उसकी जगह हमने कंट्रोल सिस्टम्स यूज कर लिया, कंप्यूटर्स यूज कर लिए, रोबोट्स यूज कर लिए, और इसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन सबसे हम क्या समझे कि ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी डिवाइस को, किसी भी मशीन को क्या बना देता है, सेल्फ ऑपरेटेड, सेल्फ रनिंग, सेल्फ एक्टिंग, सेल्फ मूविंग। ठीक है, तो अपने आप काम करने लगता है प्रोसेस जैसे ही ऑटोमेशन अप्लाई। तो इससे एक चीज और क्लियर हुआ कि ऑटोमेशन जो है वो किसी भी दूसरे प्रोसेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूटेड प्रोसेस है, और इसको हम किसी दूसरे प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट अ डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेशन। अब अगला सवाल आता है कि सर ये तो ठीक है, ऑटोमेशन तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन ये बताइए कि इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट्स हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट्स ऑफ ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन को अगर मैं इंडस्ट्री में यूटिलाइज करूं तो क्या फर्क पड़ा है इंडस्ट्री को। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि क्या फर्क पड़ा। अब फर्क जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है दैट आर एडवांटेजेस, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है दैट आर डिसएडवांटेजेस। तो अभी हम लोग पहले एडवांटेजेस की बात करें। जैसे ही ऑटोमेशन में अप्लाई करता हूँ, रिस्पॉन्स टाइम इतना मिनिमम होता है, और आप जो है स्पीड कंट्रोल इस तरीके से करते हैं हम लोग ऑटोमेशन में कि प्रोडक्टिविटी जो है प्रोसेस की वो इंक्रीज हो। अगर मैं प्रोडक्शन प्लांट की बात करूं स्पेसिफिक, तो प्रोडक्शन रेट जो है वो हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं जो है स्पीड कंट्रोल ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाता हूँ। मैं अपनी मर्जी से मोटर के स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, अपनी मर्जी से मोटर के स्पीड को कम कर सकता हूँ, मैं डायरेक्शन कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं एनर्जी सेविंग कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन रेट हाई हो जाता है। अब सिर्फ प्रोडक्शन रेट हाई नहीं होता, प्रोसेस की क्वालिटी या प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हाई हो जाती है। क्यों? रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होने से क्या होता है, एरर परसेंटेज मिनिमाइज हो जाता है, और एरर कम होने की वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट या प्रोसेस की क्वालिटी आप कहे तो वो इम्प्रूव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस। और तीसरा जो है वो क्या है भाई, इससे ना, अब ये तो हम लोग जानते ही हैं कि ऑटोमेशन हमने यूटिलाइज इसलिए किया है कि ह्यूमन एफर्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके। और ह्यूमन एफर्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास क्या है कि भाई जब ह्यूमन एफर्ट्स मिनिमाइज होंगे तो लेबर्स कम हो जाएंगे, जो अनस्किल्ड लेबर थे उनकी हो गई छुट्टी इंडस्ट्री से। और जब उनकी छुट्टी हो गई तो क्या हुआ, लेबर कॉस्ट कम हो गया। तो जो प्लांट में लेबर्स जो है वो काम करते हैं वो मिनिमाइज हो गया है, कम से कम जो है हमें अनस्किल्ड लेबर की जरूरत है। अब जो भी हमारे प्लांट पे काम कर रहे हैं वो जो है वो स्किल्ड है। तो स्किल्ड लेबर होने के केस में क्या हुआ है कि मैन पावर जो है वो मिनिमाइज्ड हो गया है। तो अगर एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप सोचते हो तो आपके पैसे कम खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट हुआ। अगला है मेंटेनेंस। ये जो डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, जो ऑटोमेशन में यूज हो रहे हैं, कंट्रोलर, तो इनका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बाकी किसी भी मैकेनिकल बेस्ड कंट्रोलर या मैनुअल कंट्रोलर की तुलना में काफी कम है। ठीक है, ये अब एक बार आपने प्लांट पे लगा दिया, 8-10 साल तक ये काम करते रहे, उनको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती ज्यादा। तो फिर जो प्लांट इंजीनियर है, जो प्लांट में मेंटेनेंस इंजीनियर, वो क्या करता है, वो पैनल्स का मेंटेनेंस करता है। एक्चुअली वो कंट्रोलर का नहीं करता। अगर कंट्रोलर में प्रॉब्लम आएगी तो प्रोजेक्ट इंजीनियर आके सॉल्व करता है, ना कि प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियर। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम हो गया। ठीक है, अब अगर आप इन सबको गौर से देखेंगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट मिनिमाइज हो गया, क्वालिटी इंप्रूव हो गई प्रोडक्ट या प्रोसेस की, और प्रोडक्टिविटी डबल हो गई, तो किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट अगर ज्यादा हो रहा है
तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि आज के डेट में प्लांट में वो ऑटोमेशन इस्तेमाल करे। साथ ही साथ इनसे क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट भी मिनिमाइज हो गया आपका, कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट कम हो गया है, मशीनों की स्पीड ज्यादा हो गई है, जिसके कारण क्या हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आप बराबर सुनते होंगे कि प्लांट में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन अब ऐसे समाचार कम मिलते हैं, ऐसी न्यूज हमें कम मिलती है। क्यों कम मिलती है भाई? क्योंकि ऑटोमेशन के कारण जो है एरर के चांसेस मिनिमाइज हो गए हैं। और एरर के चांसेस अगर मिनिमाइज हुए हैं तो क्या हुआ, सेफ जोन वर्किंग इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड किया है ऑटोमेशन ने। और सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट के कारण क्या हुआ है कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो गए हैं। और एक शब्द में कहे इतने सारे चीजों को, तो क्या किया ऑटोमेशन, ऑटोमेशन ने काम करने की क्षमता बढ़ा दी है, प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ा दी है। रिवाइटल का नाम सुना होगा आपने। तो जिस तरीके से रिवाइटल क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, उसी तरीके से प्लांट पे जब मैं ऑटोमेशन अप्लाई करता हूँ, प्रोसेस के साथ जब मैं ऑटोमेशन अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या करता है, प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, प्रोसेस को कांस्टेंट कर देता है। जो भी आपको मिल रहा है, आपको प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंट प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट होगा, जिसके कारण आपका प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आपका जो प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब कंसिस्टेंसी जो है इसको इम्प्रूव कर देता है। ये नहीं कि फ्लक्चुएशंस आए, कि कभी आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी आप नेगेटिव में आ जा रहे हो, लॉस में आ जा रहे हो, कभी जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, कभी प्रोडक्शन बहुत नहीं, कंसिस्टेंट प्रोसेस होता है जो भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनुअल चेकिंग है, जो एरर चेकिंग मेथड्स होते हैं मैनुअली, उनको इसने रिड्यूस कर दिया। अब जो सारी टेस्टिंग होती है, ठीक है, वो मैनुअली नहीं होती, वो सारा का सारा ऑटोमेटेड होता है। तो ये सब है, और भी काफी सारे रीजंस है, बट दीज आर मेजर वन। और भी काफी सारे एडवांटेजेस है, बट ये मेजर एडवांटेजेस हैं जिसके कारण हमें प्लांट पे ऑटोमेशन इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है, आप देख सकते हैं जैसा कि फिगर में ही है कि डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो अभी हम लोग ने एडवांटेजेस में भी डिस्कस किया, लेबर कॉस्ट कम हो जाता है। बगैर बगैर अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लेबर कॉस्ट कम है। बट अगर आप लेबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो अनस्किल्ड लेबर है, जिन्हें टेक्निकली ऑटोमेशन नहीं आता, वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, उनके पास डिग्रीज नहीं है, उनकी नौकरी चली गई है। तो ऑटोमेशन आने से क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, लोगों की नौकरियां गई है। ठीक है, अब नौकरी जाना तो हमेशा गलत है। अब अगला जो है डिसएडवांटेज वो है कि कॉस्टिंग जो है, इनिशियल कॉस्ट, ऐसे हम कहते हैं कि ऑटोमेशन में कॉस्टिंग मिनिमाइज हुई है, रिड्यूस हुई है, बट आज भी कॉस्टिंग जो है इसकी काफी हाई होती है। इसीलिए छोटे छोटे इंडस्ट्री, मिड रेंज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे प्लांट को ऑटोमेटेड करें। इसलिए जो बड़े प्लांट्स होते हैं, सिर्फ वही इंडिया की अगर मैं बस स्पेशली बात करूं, तो सिर्फ जो 86% प्लांट्स हैं, जो बड़े प्लांट्स हैं, वो ऑटोमेटेड हैं। ठीक है, सॉरी, 14% वो ऑटोमेटेड प्लांट है, वो बड़े प्लांट्स हैं। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो या तो पार्शियल ऑटोमेटेड है या आज भी मैनुअली रन करते हैं। तो वहाँ काफी अपॉर्चुनिटी है इस चीज को कि एग्जीक्यूशन में, ठीक है, कि वहां पे आप ये अप्लाई कर सकते हो ऑटोमेशन। और धीरे धीरे जो है कॉस्टिंग वो कम होती जा रही है, बट अभी काफी हाई। और लास्ट जो है इसका कि अनप्रिडिक्टेबल मेंटेनेंस कॉस्ट, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि ऑटोमेशन में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है। आप गेस नहीं कर सकते कितना है मेंटेनेंस कॉस्ट। ये हो सकता है लाखों रुपए खर्च, एक बार अगर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, 10 साल में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कब आएगी आप गेस नहीं कर सकते। जब भी प्रॉब्लम आएगी, कोई एरर आएगा, तो वो लाखों रुपए खर्च कराएगा। तो सबसे ज्यादा ये नौकरियां छीन लेता है, इनिशियल कॉस्ट हाई है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी हाई है। बट कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है जिसके कारण हमें ऑटोमेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पे हम आज ऑटोमेशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे इम्पैक्ट्स ऑफ ऑटोमेशन। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। कितने टाइप्स के होते हैं ऑटोमेशन? अब जब भी हम किसी चीज के टाइप्स की बात करते हैं, तो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है कि हम किस तरीके से प्लांट को कंट्रोल करते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो तीन तरीके के होते हैं मेरे पास ऑटोमेशन। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड ऑटोमेशन, और इसी को हार्ड ऑटोमेशन कहते हैं। सेकेंड वन इज प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और ठीक है, और थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट ऑटोमेशन। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड ऑटोमेशन। जैसे
आप देखते होगे कोका कोला का केन वगैरह की पैकिंग होती है, एक फिक्स प्रोसेस होता है कि केन आ रहा है पैकिंग हो रही है, केन आ रहा है पैकिंग हो रही है। लेवलिंग प्रोसेस है, केन आ रहा है लेवलिंग हो रही है। तो अगर फिक्स प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराना होता है तो मशीन ट्रांसफर लाइंस का यूज होता है। आप देख सकते हो इमेज में कैसे बिस्किट्स जो है वो आ रहे हैं और उनकी पैकिंग हो रही है। तो ये मशीन ट्रांसफर लाइंस के थ्रू ये काम होता है, एक फिक्स प्रोसेस है जो रेगुलरली एग्जीक्यूट होता है। और उसके लिए हम फिक्स ऑटोमेशन होता है कि एक मशीन लगा दिया, एक रोबोटिक आर्म लगा दिया, एक कन्वेयर लगा दिया और उस पर काम हो रहा है। इसमें आप प्रोग्राम को चेंज नहीं करते, तो इसका जो है स्पीड काफी ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोग्रामेबल कंट्रोल। जैसे कि पेपर मिल का काम है, और उसमें क्या हो सकता है कि एक ही मशीन है, उसमें आप पैरामीटर्स चेंज करके सीक्वेंस ऑपरेशन का चेंज करके आप हो सकता है A3 पेज जो है उसकी कटिंग कर रहे हो, फिर A4 पेज की कटिंग कर रहे हो, फिर A5 पेज की कटिंग कर रहे हो। अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग पेजेस की कटिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑटोमेशन मशीन्स है वो अलग अलग काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, पेपर मिल्स, स्टील रोलिंग मिल्स, इन सब में, कटिंग प्लांट्स वगैरह में इसका यूज होता है। ठीक है। इसमें प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो पिछला था हमारा हार्ड ऑटोमेशन, इसमें प्रोसेसेस जो है वो फिक्स प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करेगा। और नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, कि एक ही मशीन है और ये सारे काम कर सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट के काम कर सकता है। और इससे क्या होता है कि टाइम लॉस नहीं होता प्रोग्रामिंग चेंज करने का। ठीक है, इसमें जो है प्रोग्रामिंग चेंज करने का टाइम लॉस नहीं होता। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन टाइम लॉस नहीं होता। जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखोगे असेंबलिंग का वर्क है, तो एक ही मशीन है जो पहिया भी असेंबल कर रहा है, वही जो है वो इंजन भी असेंबल कर रहा है, सारी चीजें वो कर रहा है। एक ही रोबोट है जो सारा काम कर रहा है। अपने को ये फ्लेक्सिबल होता है अपने प्रोसेस में। तो इसके लिए जो है हम लोग इसकी जरूरत हमें महसूस होती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या स्टील रोलिंग मिल्स में इसका यूज होता है। स्टील रोलिंग मिल्स जो है इसमें आपका जो है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन भी यूज होता है, और ये आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन भी यूज होता है। और अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो ये जो क्या प्रोडक्शन इंडस्ट्री में ये जो तीन टाइप के ऑटोमेशन होते हैं उनको मैं अप्लाई करता हूं। तो अगर मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए, तो मैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की तरफ जाऊंगा। ठीक है। और अगर मुझे अगर मुझे प्रोडक्ट वॉल्यूम बहुत ज्यादा चाहिए तो मैं फिक्स्ड ऑटोमेशन की तरफ जाऊंगा। और अगर मुझे क्वालिटी चाहिए, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की तरफ जाऊंगा। और अगर दोनों चीजें की वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो और वेराइटी भी हो, तो मैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की तरफ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन फिक्स्ड ऑटोमेशन में आपको जो है वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलता है। सेम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में आपको प्रोडक्ट वेराइटी या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो जो बहुत बेहतर मिलती है। ठीक है, तो ये था प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन का इस्तेमाल है, ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन सिस्टम्स। ये भी हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस। ऑटोमेशन को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या कर सकते हैं एप्लीकेशंस में। और अगर एप्लीकेशंस की बात करें कि कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो काफी सारे ऑटोमेशन है जो मेन है, जहां भी आप अप्लाई करोगे वो अपने आप में, क्योंकि कहीं भी आप ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, डेली लाइफ में कर सकते हो, इंडस्ट्री में कर सकते हो, कहीं भी। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, जैसे आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्लांट ऑटोमेशन, फैक्ट्री ऑटोमेशन। नेक्स्ट वन इज होम ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन और बिल्डिंग ऑटोमेशन। थर्ड वन इज साइंटिफिक ऑटोमेशन, नेटवर्क ऑटोमेशन, डेटा ऑटोमेशन, डेटा सेंटर ऑटोमेशन। तो ये सब है। अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, जैसा कि नाम से ही जानते हैं, ऑटोमेशन का वो पार्ट जो हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, जैसे आपका पावर सेक्टर है। अब दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जहां ऑटोमेशन इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जहां क्रिटिकल होगा प्रोसेस उन सब जगहों पे ऑटोमेशन इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक है, वो मैंडेटरी है। बट अगर प्रोसेस क्रिटिकल नहीं भी है, मुझे प्रोडक्शन हाई हाई चाहिए, मुझे क्वालिटी बेहतर चाहिए, तो मैं ऑटोमेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसीलिए दुनिया के सारे प्लांट्स में ऑटोमेशन इस्तेमाल होता है। जैसे आपका पावर प्लांट है, ऑयल रिफाइनरी है, केमिकल प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, प्रोडक्शन प्लांट्स है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, प्रोडक्शन पैकेजिंग प्लांट्स है, और भी काफी सारे। ठीक है, दूसरा हमारा होम ऑटोमेशन। नाम सुन के क्लियर हुआ कि हम अपने डेली लाइफ में ऑटोमेशन का जो इस्तेमाल करते हैं वही है हमारा होम ऑटोमेशन। ठीक है, जैसे
जैसे लिफ्ट्स हैं, स्केलेटर्स हैं, ट्रैफिक लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, होम अप्लायंसेज हैं। इन सब जगहों पे कोई जरूरी है देखो, ये जो है ये सब हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। डीजल जनरेटर सिस्टम्स हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इन सब में क्या होता है, इन्हें हम होम ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन या बिल्डिंग ऑटोमेशन के कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड वन इज साइंटिफिक ऑटोमेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो यूज होता है, काफी यूज होता है ऑटोमेशन का, इन्हें हम साइंटिफिक ऑटोमेशन कहते हैं। जैसे मेडिकल साइंस है, तो मेडिकल साइंस में काफी सारे डिवाइसेज हैं, जैसे ईसीजी है, ईएमजी है, एक्सरे मशीन्स हैं, एमआरआई टूल्स हैं। ये सब क्या है, ये हर रोज नए डेवलप्ड मशीन्स आते हैं। ठीक है, तो इन पे रेगुलर बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है। तो इन मशीन्स को हम साइंटिफिक ऑटोमेशन की कैटेगरी में रखते हैं। सैटेलाइट कंट्रोल के लिए हमें स्काडा की जरूरत होती है। इसमें अलग अलग जो है फुल्ली ऑटोमेटेड टूल्स यूज होते हैं। तो ये जो है आपके साइंटिफिक ऑटोमेशन में आता है। मिसाइल कंट्रोल की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में भी काफी यूज होता है। काफी सारे एडवांस जो है टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं। तो ये सारी जो कंट्रोलिंग है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आती है, और ये इन्हें हम साइंटिफिक ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेटवर्क ऑटोमेशन, जो नेटवर्किंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, एक प्लांट दूसरे प्लांट से नेटवर्क है, एक कंट्रोलर दूसरे कंट्रोलर से नेटवर्क है, एक कंट्रोल सिस्टम दूसरे कंट्रोल सिस्टम से जो नेटवर्क है, दैट इज नोन एज नेटवर्क ऑटोमेशन। तो इन्हें हम नेटवर्क ऑटोमेशन कहते हैं हम। ठीक है, इनमें कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू हमारा सारा काम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो प्रोडक्शन के आगे मैनेजमेंट का वर्क है, उस लेवल पे काम करने के लिए आपको डेटा कलेक्शन भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास होता है डेटा सेंटर ऑटोमेशन। ये बल्क में डेटा आपको प्रोवाइड करता है कि प्रोसेस क्या है, प्लांट की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप मैन्युफैक्चर करें। तो उसके लिए डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। उसके लिए आईटी सेक्टर के काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो काम करते हैं। आईओटी वगैरह जो सॉफ्टवेयर हैं वो इसी सेक्टर में काम करते हैं, और इस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं डेटा सेंटर ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये सारे थे अलग अलग एप्लीकेशंस ऑटोमेशन के। नेक्स्ट, अब कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक दिन में तो डेवलप होती नहीं, स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है, और उसे जानने के लिए हमें उस टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के बारे में जानना होता है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमेशन। इसी को हम हिस्ट्री भी बोलते हैं, कि हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन और डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन। तो आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमेशन, हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन और डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन के बारे में भी जानेंगे। अब जब इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो सबसे पहले हम मैनुअली कंट्रोल करते थे, फिर हमने सिग्नल्स ढूंढे, न्यूमेटिक कंट्रोल की तरफ आए। देन आफ्टर हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ढूंढे और हार्डवेयर कंट्रोल की तरफ आए। उसके बाद हम लॉजिक गेट्स, आईसी बेस्ड कंट्रोल की तरफ आए, कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लॉजिक गेट्स के थ्रू करने लगे। और देन आफ्टर हम माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोल पे हमने फोकस किया अपने आप को। और आफ्टर दैट फाइनली हम पीएलसी डीसीएस बेस्ड कंट्रोल जो है उस पे कंसंट्रेट किया। ठीक है, तो ये हमने पीएलसी डीसीएस बेस्ड कंट्रोल उस पे कंसंट्रेट किया। तो वन बाय वन हम इन सबको अभी देखेंगे। तो पहला है हमारा मैनुअल कंट्रोल। इस फिगर में आप देख सकते हो कि एक प्रोसेस है, एक फर्नेस है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कि कितना हीट जो है मुझे प्रोवाइड करना है, वो टेम्परेचर गॉज पे देख रहा है ये ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेटर है, हाँ, ये टेम्परेचर गॉज के अकॉर्डिंग अंदर हीट प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें एरर आ सकता है, काफी सारे चांसेज है एरर होने के। टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के कंट्रोलिंग को हम बोलते हैं ऑफ मैनुअल कंट्रोल। बट इसमें क्या होता है, एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक्यूरेसी लो होती है, जिसके कारण प्रोडक्शन आपका रिड्यूस हो जाता है, क्वालिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है। लेबर कॉस्ट हर जगह ऐसे जितने भी वॉल्व होंगे ना, वो सब मैनुअल ऑपरेटेड होते हैं, तो इन्हें ऑपरेट करने के लिए आदमी की जरूरत होगी, तो लेबर कॉस्ट काफी हाई होता है, जिसके कारण जो प्रॉफिट है आपका वो रिड्यूस हो जाता है। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कभी नहीं चाहता है कि फाइनल प्रोडक्शन पे जो है वो नुकसान हो, ठीक है, क्वालिटी उसकी रिड्यूस हो जाए। देन हम लोग इसके बाद आते हैं कि अब हमें पता चलेगा कि मैनुअल कंट्रोल से तो कुछ होना नहीं है। देन हम लोग किसकी तरफ गए, हमने कहा कि सिग्नल ढूंढते हैं भाई। तो सिग्नल ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे न्यूमेटिक कंट्रोल पे। ठीक है, अब जब न्यूमेटिक सिग्नल ढूंढे गए तो हमें उससे रिलेवेंट जो है आपको डिवाइसेज भी बनाने होंगे। और जब डिवाइसेज बनाई गई, देन हमने इसके थ्रू कंट्रोल करना शुरू किया। जो डिवाइसेज बनी वो डिवाइस जैसे न्यूमेटिक रिलेज है, न्यूमेटिक कॉन्टेक्टर्स है, न्यूमेटिक स्विचेज हैं, तो और काफी सारी डिवाइसेज बनी। बट ये जो डिवाइसेज थे ना,
ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि ये बल्की होते थे, काफी कॉम्प्लेक्स होते थे। प्लांट लेवल वर्क के लिए ये यूटिलाइज नहीं होते थे। इंडस्ट्री में इसको यूटिलाइज हमने नहीं किया। क्या? क्यों? क्योंकि ये इसका रिस्पांस टाइम काफी कम था, जिससे फाइनल प्रोजेक्ट टाइम काफी ज्यादा हो जाता था। ठीक है, कंट्रोल लॉजिक काफी सारा इंप्लीमेंट होता था। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि नहीं नहीं जी, न्यूमेटिक कंट्रोल हम प्लांट पे यूज नहीं कर सकते, काफी स्लो है, काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, और इतने बल्कि होते हैं कि कंट्रोल रूम में सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोलर ही कंट्रोलर दिखाई देते हैं काम करने के लिए। तो हमने इसको भी इग्नोर किया। देन आफ्टर हम पहुंचे हार्ड वायर्ड कंट्रोल में। अब हमने क्या किया, जो अब तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ गए थे जैसे कि करंट सिग्नल और वोल्टेज सिग्नल, अब जब करंट सिग्नल और वोल्टेज सिग्नल आ जाएंगे फील्ड में, तो फिर क्या है कि जब करंट सिग्नल वोल्टेज सिग्नल आ गए तो इससे रेलिवेंट डिवाइसेज बनाई गई, जैसे कि आपके रिलेज, कॉन्टेक्टर, स्विचेज, पुश बटन। इनके थ्रू हमने सोचा कि प्लांट कंट्रोल करे, हार्डवेयर काउंटर, हार्डवेयर टाइमर, इन सब के थ्रू हमने प्लांट कंट्रोल करने का सोचा। बट इससे आप जैसा कि देख सकते हो इमेज में कि ये जो पैनल है ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स पैनल को ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता है। अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट फाइंडिंग काफी टफ होगा, अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो एरर की फाइंडिंग भी काफी टफ होगी। तो जो पैनल होते थे वो काफी बल्की हो जाते थे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइम काफी ज्यादा होता था। अगर जो है आपका कॉन्ट्रेक्टर है, एक रिले है, उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है अगर एक सेकंड भी हो, तो अगर एक आध हजार रिले लगे हो तो एक आध हजार सेकंड के बाद वो काम करेगा। अगर मिली सेकंड में भी होता है तो 2 4 10 सेकंड तो लग ही जाते हैं। तो काफी ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम भी होता है। तो ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस में भी काफी दिक्कतें आती हैं, तो हमने इसे भी इग्नोर किया। ठीक है, कि हार्डवेयर कंट्रोल भी सक्सेसफुल नहीं है। देन हम आए इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल की तरफ। ठीक है, कहाँ पे पहुंचे हम? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल क्या था? आईसी बेस्ड कंट्रोल, लॉजिक गेट्स के थ्रू हमने कंट्रोल करने का सोचा। बट ये लॉजिक गेट्स जो थे ये क्या थे? ये काफी कम स्पेस लेते थे, ये काफी एनर्जी सेव करते थे, मेंटेनेंस की जरूरत इनमें कम होती थी। बट ये तो अच्छी बातें हुई। अब इसका जो डिसएडवांटेजेस क्या थे, ड्रॉबैक्स क्या थे, कि ये जो लॉजिक गेट थी ये +5 वोल्ट डीसी पे चलते हैं, जो इंडस्ट्री में देना पॉसिबल नहीं है। हायर लोड पे ये ब्रेक हो जाते थे, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ये काम नहीं करते थे, इनका प्रोजेक्ट टाइम काफी ज्यादा था। पीसीबीज पे ये डिजाइन होते थे, तो ढेर सारे पीसीबीज को हम साथ में ऑपरेट नहीं कर सकते, तो सिक्वेंशियल लॉजिक को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे इसके थ्रू। तो हमने इसे भी इग्नोर किया कि नहीं नहीं जी, आप ये सिंपल बेसिक लेवल जो इक्विपमेंट्स होते हैं होम ऑटोमेशन के, उसमें यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका यूज नहीं किया हमने। अब हम आते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोल पे। ठीक है, इसमें क्या था भाई? तो हमने प्लांट को माइक्रो कंट्रोलर्स के थ्रू कंट्रोल करना शुरू किया, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू सोचा कंट्रोल करो। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर्स के थ्रू हमने सोचा क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस है। बट इसमें क्या दिक्कत थी? नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट काफी मिनिमाइज होते थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ आईओज की बात करो तो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के केस में 40 हो सकते थे, पिन जो है वो मैक्सिमम 40 होते हैं। अब 40 पिन के साथ दिक्कत क्या होती थी कि अगर प्लांट में हमारे पास 2 3 हजार इनपुट आउटपुट है, 10 हजार इनपुट आउटपुट है, तो ढेर सारे माइक्रो कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होती थी, और उतने सारे माइक्रो कंट्रोलर को हम आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है, ये +5 वोल्ट डीसी से चलता था, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे पॉसिबल नहीं था। इसको ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है, प्रोग्राम जो होते थे इसके वो नॉन एडिटेबल होते थे। एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया तो फिर आप जो है, एक बार अगर आपने इसको प्रोग्राम कर दिया तो फिर आप इसकी एडिटिंग जो है वो नहीं कर सकते, जो प्रोग्राम है वही चलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आपको माइक्रो प्रोसेसर चेंज करना होगा, माइक्रो कंट्रोलर चेंज करना होगा। बट ये नहीं होगा कि आप प्रोग्राम चेंज कर सको अगर वर्किंग कंडीशन में है तो। आप अपने घर के होम अप्लायंसेस को देख सकते हो कि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रोग्राम चेंज नहीं होता, सारा का सारा इक्विपमेंट ही चेंज हो जाता है। दैट्स वाई हमने माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर को भी जो है किया कि नहीं नहीं, ये हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। देन हम अगले पे आए, और फाइनल हमारा डेस्टिनेशन है ऑटोमेशन बेस्ड कंट्रोल और पीएलसी डीसीएस बेस्ड कंट्रोल। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि जो मैनुअल कंट्रोल का जो फिगर था, अब उसकी जगह हमने क्या किया, जो मैनुअल वॉल्व थे उसकी जगह हमने कंट्रोल वॉल्व लगा दिए, और जो वहां पे गेज था, टेम्परेचर गेज, उसकी जगह हमने ट्रांसमीटर और कंट्रोलर यूज कर लिया। अब क्या हो रहा है कि जैसे ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल दे रहा है कि भाई कितना हीट चाहिए मुझे, और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर को सिग्नल मिल रहा है, और कंट्रोलर क्या कर रहा है, वॉल्व को
ओपन कर रहा है, तो इनपुट सिग्नल ट्रांसमीटर से ले रहा है कंट्रोलर, और अकॉर्डिंगली जो है वॉल्व को सिग्नल दे रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, वॉल्व जो है वो पीएलसी डीसीएस को कंट्रोल कर रहा है। इसके कारण टेम्परेचर कंट्रोल्ड वे में रह रहा है। अब इसके साथ क्या था कि नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट का कोई लिमिटेशन नहीं था, चाहे 1000 इनपुट आउटपुट हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, ये पीएलसी डीसीएस लाखों इनपुट आउटपुट को इजिली एग्जीक्यूट कर सकते थे। पावर सप्लाई जो इसके लिए चाहिए वो 24 वोल्ट डीसी चाहिए होता है, या 230 वोल्ट एसी जो इजिली अवेलेबल है। मेंटेनेंस कॉस्ट काफी मिनिमम होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और प्रोग्राम करना, प्रोग्रामिंग जो है इसकी बड़ी आसान होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जो काफी आसान होते हैं। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर के केस में था, असेंबली लैंग्वेजेज में हम प्रोग्राम करते थे तो काफी टफ प्रोग्रामिंग होता था। तो हमने अब इतने सारे एडवांटेजेस था, अगर एक ही कंट्रोलर के थ्रू हम पूरा प्लांट कंट्रोल कर सकते थे तो कॉम्प्लेक्स नहीं होता था प्रोसेस, इसलिए हमने क्या किया, हमने पीएलसी डीसीएस कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया। अब ये तो हो गया हमारा levels of evolution of automation. Now our next topic is levels of automation, not hierarchy of automation. अब जस्ट थिंक कि आप एक इंजीनियर हो और आप काम कर रहे हो, अगर आपको पता नहीं कि अपने ऑफिस में किससे बात करना है, अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे वर्क कर रहे हो, आप डायरेक्टली डायरेक्टर से तो बात नहीं कर सकते। अगर मान लो आपने रिलायंस में काम किया है तो आप डायरेक्टली जो है मुकेश अंबानी को तो कॉल नहीं कर सकते ना। अगर आपकी सैलरी नहीं आई तो आप एचआर को बताओगे कि सर मेरी सैलरी नहीं आई। ये तो नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आप मुकेश अंबानी को कॉल करो कि सर मेरी सैलरी नहीं आई। तो एक हिरार्की होता है, हर बड़ी कंपनी में जिस तरीके की हिरार्की होती है उसी तरीके से हर अच्छी टेक्नोलॉजी में भी एक हिरार्की है, और उस हिरार्की को मेंटेन करना जरूरी है। तो उसी तरीके से ऑटोमेशन में भी हिरार्की है। चार अलग अलग हिरार्कीज होते हैं, चार अलग अलग लेवल्स होते हैं ऑटोमेशन के। हम जो है उन लेवल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चार अलग अलग है। जो पहला लेवल है वो है हमारा फील्ड लेवल। जितने भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपका एसी मोटर, डीसी मोटर, रिले, वॉल्व, सेंसर्स, बारकोड्स, ये सब। कंट्रोल लेवल, जितने भी कंट्रोलर्स है जैसे पीएलसी, पीआईडी, सीएनसी, रोबोट्स, ये सारे के सारे कंट्रोल लेवल में होते हैं। अगला है मेरा मॉनिटरिंग के लिए जो है स्कैडा, एचएमआई, ये सारे जो है वो सुपरविजन एंड प्रोडक्शन कंट्रोल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। और फाइनल इंफॉर्मेशन लेवल, ये जो है सारा जो ये प्लानिंग लेवल होता है, कस्टमर, मार्केटिंग, एनालिटिक्स वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चार अलग अलग लेवल्स हैं, चार अलग अलग हेरारकी। वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जैसा कि बता चुका हूँ कि फील्ड लेवल कंट्रोल में सारे फील्ड डिवाइसेज जैसे एसी मोटर, डीसी मोटर, रिलेज, वॉल्व, सेंसर्स, ये सारे लगे हुए थे। इनसे जो डेटा है, इनका काम होता है डेटा कलेक्ट करना और फिर नेक्स्ट लेवल पे मींस कंट्रोल लेवल पे पास करना, ताकि वहां कंट्रोल हो सके या आगे फिर मॉनिटरिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट वन कंट्रोल लेवल है। अलग अलग कंट्रोलर्स होते हैं जैसे पीएलसी है, डीसीएस है, रोबोट्स हैं आपके, पीआईडीज हैं। ये सब क्या करते हैं, जो फील्ड लेवल डिवाइसेस से डेटा आया उसे रिसीव करते हैं और आगे कंट्रोलिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट वन इज सुपरविजन एंड प्रोडक्शन कंट्रोल लेवल। मॉनिटरिंग का सारा काम इस लेवल में होता है। मेनली जो मॉनिटरिंग के लिए डिवाइस यूज होती है वो स्कैडा और एचएमआई होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन लेवल। मार्केटिंग लेवल, प्लानिंग लेवल पे अलग अलग काफी सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। ये सारा जो है वो इंफॉर्मेशन इंटरप्राइज लेवल में होता है। हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं तो हमें इंटरप्राइज लेवल या इंफॉर्मेशन लेवल से ज्यादा कनेक्शंस नहीं रखने हैं। हमारा काम जो है वो इनिशियल 3 लेवल तक होता है, जैसे कंट्रोल लेवल, फील्ड लेवल, ओके, और सुपरवाइजरी लेवल। तो ये है हमारी। अब आखिरी टॉपिक है हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वो यूज होते हैं। पहला है हमारा इनपुट डिवाइसेज। जैसा कि हम लेवल में ही डिस्कस कर चुके थे, जो फर्स्ट लेवल था वो हमारा फील्ड लेवल था। फील्ड लेवल जो है वो इनपुट डिवाइसेज जो है उससे सिग्नल पहले तो फील्ड डिवाइसेज से सिग्नल्स लेता है और आगे कंट्रोलर के पास पास करता है। नेक्स्ट लेवल इज कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स का क्या काम होता है, ये इनपुट डिवाइसेस से सिग्नल्स लेते हैं और उनको आगे जो भी प्रोग्राम उसमें डला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आगे एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी प्रोग्राम स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर फाइनली आउटपुट डिवाइसेज का क्या काम होता है, वो कंट्रोल सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोलर से और आगे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। अलग अलग इनपुट डिवाइसेज हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इनपुट डिवाइसेज जैसे सेंसर्स है, ट्रांसड्यूसर्स है, मैनुअल स्विचेज हैं और भी काफी सारी चीजें हैं। इनका काम होता है फील्ड डिवाइसेज जो है फील्ड से सिग्नल्स को
एक्सेप्ट करना और आगे कंट्रोलर्स के पास पास करना। कंट्रोलर फील्ड डिवाइसेस से सिग्नल्स लेता है और देन आगे आउटपुट डिवाइस के पास पास करता है। और आउटपुट डिवाइसेस जैसे आपके कॉन्टेक्टर्स हैं, डिजिटल स्विचेज हैं, कुछ डिजिटल आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, कुछ आपके एनालॉग होते हैं, कुछ मैनुअल है, कुछ ऑटोमेटिक है। तो उन सब के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो हम ऑटोमेशन में यूज करते हैं। जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं, अलग अलग काफी सारे कंट्रोलर्स हैं, लेकिन हम जिन कंट्रोलर्स की बात करेंगे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होती हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए यूज होती है। मैनुअल कंट्रोलर्स को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। जैसे अलग अलग कंट्रोलर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज पीएलसी, सेकेंड वन इज स्कैडा, थर्ड वन इज डीसीएस, फोर्थ वन एचएमआई एंड फिफ्थ वन इज वीएफडी। अब पीएलसी क्या है? पीएलसी जो है हमारा मेन कंट्रोलर, आप देख सकते हो पिक्चर में। इसका अपना एक इनपुट मॉड्यूल होता है, एक आउटपुट मॉड्यूल होता है और बीच में सीपीयू होता है। ये क्या करता है? फील्ड डिवाइसेस, जो फील्ड इनपुट डिवाइसेज है उनसे डेटा एक्सेप्ट करता है और फिर इन्हें आगे पास करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है सीपीयू के थ्रू और आउटपुट मॉड्यूल को पास करता है। ये एक मेन कंट्रोलर होता है। मीन्स ये आउटपुट मॉड्यूल को, फील्ड आउटपुट डिवाइसेज को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे सकता है। मॉनिटरिंग के लिए प्लांट पे हम लोग स्काडा यूज करते हैं। स्काडा जो है वो फुल प्लांट मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। ये काफी सारे स्काडा है जो आपस में नेटवर्क होता है, ये मेन कंट्रोलर्स को भी नेटवर्क करने का काम करता है। ठीक है। थर्ड वन इज डीसीएस। डीसीएस जो होता है ये बैकअप सिस्टम प्रोवाइड करता है। जो क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल प्रोसेसेज होते हैं उनकी कंट्रोलिंग का काम जो है वो डीसीएस के थ्रू होता है। ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर नहीं होता है। इसमें जितने भी कंट्रोलर्स हैं ये अलग अलग लेवल पे क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हो आप, कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, बाकी हम लोग डीसीएस की क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज एचएमआई, ऑपरेटर लेवल मॉनिटरिंग। हर पैनल के साथ एक कॉमन चीज होती है कि जितने भी कंट्रोल पैनल्स होंगे, जितने भी मशीन्स के साथ कंट्रोल पैनल लगे हुए होंगे, उनके साथ पैनल की एक्टिविटी को शो करने के लिए, पैनल जिन डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है उनकी एक्टिविटी को शो करने के लिए हमारे पास एचएमआई होता है। ठीक है, ये पैनल्स के साथ डायरेक्टली इंटरफेस्ड होता है। ठीक है, तो अब एचएमआई और स्कैडा दोनों कर तो मॉनिटरिंग रहे हैं, लेकिन एक जो है एक सिर्फ पैनल के लिए है और दूसरा जो है फुल प्लांट मॉनिटरिंग है। एक नेटवर्किंग भी कर सकता है, बस एचएमआई के थ्रू हम नेटवर्किंग नहीं करते। एंड फाइनली वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका काम क्या है? ये मोशन कंट्रोल का काम होता है। मोशन कंट्रोल्स मीन किसी भी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इसके थ्रू एनर्जी सेविंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट बेसिक ऑटोमेशन। थैंक यू वेरी मच।